उत्तर भारत के लोगों को भले ही कैंपे गौड़ा नाम सुनकर अजनबी सा कुछ लगे, मगर कर्नाटक में ये नाम सुनकर कई लोगों का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। बेंगलोर में कैंपेगौड़ा के नाम पर हवाई अड्डा है। कुछ ही दूर पर कैंपेगौड़ा की 108 फीट की विशाल मूर्ति है। इस नाम की राजनीतिक अहमियत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बखूबी समझा। उन्होंने पिछले साल यानी 11 नवंबर 2022 को इस मूर्ति का अनावरण किया। उसी दिन मोदी ने कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का उद्घाटन किया। टर्मिनल बनाने का कुल खर्च 5,000 करोड़ रुपए। कर्नाटक की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले जानते हैं कि बीजेपी के लिए लिंगायत समाज की कितनी अहमियत है। कर्नाटक की सत्ता में बीजेपी के एंट्री का जरिया ही पार्टी के बड़े नेता येदियुरप्पा थे। और डिस्क्लेमर ये कि येदियुरप्पा लिंगायत समाज से आते हैं, लेकिन जिन कैंपेगौड़ा का जिक्र पहले हमने किया वो वोक्कलिगा समाज से आते हैं और उनके आराध्य हैं। उनके प्रतीक पुरुष हैं। उत्तर भारत में जैसे ही हर पार्टी जाति गणित लगाती है, कर्नाटक में राजनीति की कल्पना वोक्कलिगा और लिंगायत पंथों के बिना नहीं की जा सकती। बीजेपी को दोनों समुदायों को एक साथ साधना है, पर पेश ये है कि लिंगायत और वोक्कलिगा राजनीतिक रूप से कभी पास न आने वाले दो ध्रुव हैं। बीजेपी की निर्भरता लिंगायत वोटों पर रहती है, लेकिन बावजूद इसके वोक्कलिगा के हीरो कैंपेगौड़ा को महत्व देना राज्य में वोक्कलिगा समाज के महत्व को बयां करता है। लिंगायत के साथ साथ कर्नाटक में सभी राजनीतिक पार्टियां वोक्कलिगा समाज के वोट पाने के लिए नतमस्तक रहती हैं। तो सवाल, कौन है ये वोक्कलिगा? वोक्कलिगा शब्द बना है वोक्कल्लू से। वोक्कल्लू का मतलब होता है खेती करना, यानी वोक्कलिगा खेतिहर लोग हैं। बेंगलुरु की ICEC यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चंदन गौड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया है कि वोक्कलिगा शब्द का पहली बार इस्तेमाल 10वीं शताब्दी में हुआ था, जब शिवा कोटी आचार्य ने जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ वड्डाराधने में खेतिहर लोगों के लिए वोक्कलिगा शब्द लिखा और उन्होंने खेती करने वालों को वोक्कलिगा कहा। इसका जाति से कोई लेना देना नहीं था। बाद में मैसूर पर हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने राज किया। 1799 में टीपू सुल्तान की मौत के बाद वहां अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 19वीं शताब्दी के अंत में जब अंग्रेजों ने जनगणना कराई तो खेती किसानी करने वालों को वोक्कलिगा कह दिया गया। इसमें वो लोग भी शामिल थे जो खेती के साथ साथ लोहे या लकड़ी का काम भी करते थे। पर पहली बार 1906 में वोक्कलिगा समाज को एक समुदाय के तौर पर एकजुट करने की कोशिश की गई। इस वर्ष वोक्कलिगारा संघ की स्थापना हुई। संघ का पहला लक्ष्य था छात्रों के लिए हॉस्टल बनाना। मैसूर के तब के महाराजा इस संघ के संरक्षक बने। तभी से वोक्कलिगा समाज खुद को एकजुट करने, राजनीतिक रूप से खुद को सशक्त करने की कोशिश में जुटा हुआ है। आज कर्नाटक की राजनीति में समुदाय को एक खास मकाम हासिल हो चुका है। अब बात कैंपेगौड़ा की। कैंपेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य में प्रभावशाली मुखिया थे। उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। कैंपेगौड़ा का परिवार तमिलनाडु के कांची से कर्नाटक आया था और उसके बाद उन्होंने विजयनगर में कामकाज संभाला। बताया जाता है कि कैंपेगौड़ा ने बहुत कम उम्र में अपने पिता की मृत्यु के बाद पद संभाला और इसी दौरान उन्होंने बेंगलुरु शहर की स्थापना की। आज ये एक मॉडर्न शहर है, कर्नाटक की राजधानी और देश का एक प्रमुख IT हब है। वोक्कलिगा समाज कैंपेगौड़ा पर उसी तरह गर्व करता है जैसे मराठा समाज छत्रपति शिवाजी महाराज पर। यही वजह थी कि लिंगायत समाज की सबसे करीबी माने जाने वाली बीजेपी ने भी कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई। अब बात करते हैं वोक्कलिगा समाज के राजनीतिक प्रभाव की। इस बात में आज कोई विवाद नहीं है कि कर्नाटक में वोक्कलिगा समाज का एक मुश्त वोट जनता दल सेकुलर यानी JDS के हिस्से आता है और इसकी एकमात्र वजह है HT देवेगौड़ा। देवेगौड़ा ने ये विश्वास एकाएक नहीं हासिल किया और ना ही ये उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ। प्रधानमंत्री बनने से देवेगौड़ा का कद बढ़ा और उन पर समाज की जिम्मेदारियां बढ़ी, लेकिन समाज का ये विश्वास उन्होंने दशकों में हासिल किया है। कर्नाटक की राजनीति की समझ रखने वाले बताते हैं कि देवेगौड़ा अपने समाज के प्रभावशाली लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। उन्होंने घर घर जाकर अपने लोगों का भरोसा जीता है। देवेगौड़ा वोक्कलिगा समाज के इकलौते नेता नहीं है, लेकिन फिलहाल वो इस समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। कर्नाटक बना 1973 में। उससे पहले इसे मैसूर स्टेट के नाम से जाना जाता था। आज़ादी के बाद कर्नाटक वैसा नहीं था जैसा आज दिखता है। मैसूर स्टेट में मैसूर रीजन तक ही सीमित था। 1956 में राज्य का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन में मुंबई कर्नाटक रीजन और हैदराबाद कर्नाटक रीजन को भी इसमें शामिल किया गया। 1956 में जब मैसूर स्टेट का पुनर्गठन हुआ तब राज्य के मुख्यमंत्री थे
केंगल हनुमंथैया। वो वोकलिगा थे और तब सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते थे। ना सिर्फ वोकलिगा बल्कि मैसूर राज्य के बड़े नेता। बताया जाता है कि जब मैसूर राज्य का पुनर्गठन हो रहा था तब लोग इसके समर्थन में नहीं थे। लोगों का कहना था कि महाराजा का मैसूर तो पहले से ही विकसित और संपन्न है, लेकिन अगर मुंबई कर्नाटक रीजन और हैदराबाद कर्नाटक रीजन को जोड़ दिया जाएगा तो मैसूर स्टेट के हिस्से आने वाला मैसूर उतना संपन्न नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों रीजन मैसूर के मुकाबले आर्थिक रूप से कमजोर थे। विरोध के पीछे की एक और वजह थी, मैसूर रीजन में वोकलिगा समाज का वर्चस्व है। वो वर्चस्व आज भी कायम है, लेकिन ये जानते थे कि अगर उत्तर कर्नाटक का लिंगायत समाज भी राज्य में शामिल हो जाएगा तो संख्या बल में वोकलिगा कमजोर हो जाएंगे। कहा जाता है कि जब मैसूर के पुनर्गठन का विरोध हुआ तो केंगल हनुमंथैया ने ही लोगों को समझाया कि अगर पुनर्गठन नहीं हुआ तो वोकलिगा समाज पर बड़ा इल्ज़ाम आएगा। हालांकि लोगों का डर जायज़ था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पुनर्गठन के बाद से वोकलिगा कमज़ोर पड़ते गए और लिंगायत मजबूत होते गए। 1956 में राज्य विधानसभा चुनाव हुए और वोकलिगा हनुमंथैया की जगह इस बार कांग्रेस ने लिंगायत एस निजलिंगप्पा को मुख्यमंत्री बनाया। यहाँ से कर्नाटक में शुरू हुआ लिंगायतों का वर्चस्व। 1956 से 1973 तक यानी मैसूर के कर्नाटक बनने तक राज्य में 4 मुख्यमंत्री बने और चारों लिंगायत थे। सत्ता में वोकलिगा नेता की वापसी लगभग 50 बरस बाद हुई, जब 1994 में हरदनहल्ली दौडेगौड़ा देवेगौड़ा मुख्यमंत्री बने। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले देवेगौड़ा पढ़ाई के बाद राजनीति में आ गए। 1953 में कांग्रेस में शामिल हुए। ये वो दौर था जब सूबे के मुख्यमंत्री थे हनुमंथैया। देवेगौड़ा 1962 तक तो कांग्रेस में रहे। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते भी। यहीं से उनकी चुनावी राजनीति की शुरुआत हो गई। 1962 से 89 तक देवेगौड़ा 7 बार होले नरसीपुरा से विधायक चुनकर आए, कभी निर्दलीय तो कभी अन्य पार्टियों से। जब जनता पार्टी बनी तो देवेगौड़ा उसमें शामिल हो गए। फिर 1989 में उन्होंने जनता दल ज्वाइन कर लिया। समय बीतने के साथ ही देवेगौड़ा वोकलिगा समाज पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। अपने समाज में वो पॉपुलर लीडर थे और दशकों की चुनावी राजनीति ने उन्हें दक्षिण कर्नाटक के घर घर तक पहुंचा दिया था। 1999 में राजीव गांधी ने लिंगायत सीएम वीरेंद्र पाटिल को अचानक हटा दिया। पाटिल बीमार थे, उन्हें हटाना कांग्रेस को भारी पड़ा, लेकिन यहीं से पहली बार देवेगौड़ा बिग पिक्चर में आ गए। जनता दल को 1994 के चुनाव में बहुमत मिला और कुर्सी देवेगौड़ा को मिली। हनुमंथैया के बाद कोई वोकलिगा पहली बार कर्नाटक का मुख्यमंत्री बन रहा था, लेकिन कर्नाटक की कुर्सी पर बैठने के बाद देवेगौड़ा के ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें देश के सर्वोच्च पद पर बैठना होगा, और वो भी जनादेश के बिना। 1996 के लोकसभा चुनाव में जनादेश बिखरा हुआ था। गैर बीजेपी गैर कांग्रेस दलों ने मिलकर यूनाइटेड फ्रंट बनाया। सरकार कांग्रेस के समर्थन से बननी थी। सभी पार्टियां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने पर सहमत थी, लेकिन खुद ज्योति बसु की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भांजी मार दी। पार्टी ने कहा बसु प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेफ्ट के हैरान करने वाले इस फैसले ने ज्योति बसु को बंगाल तक सीमित कर दिया। फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस चुनाव में कर्नाटक में जनता दल को 16 सीटें मिली थी। वहां के मुख्यमंत्री थे देवेगौड़ा। कांग्रेस के समर्थन से केंद्र में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनती है और देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं एचडी देवेगौड़ा। धान की खेती करने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना था। वोकलिगा समाज इससे ज्यादा उत्साहित पहले नहीं हुआ था। देवेगौड़ा खुद को बार बार हम्बल फार्मर कहते थे। देवेगौड़ा के बाद वोकलिगा समाज से आने वाले एस.एन. कृष्णा को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया। 1999 से 2004 तक कृष्णा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। बाद में वो कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय विदेश मंत्री भी रहे। हालांकि 2017 में वो भाजपा में शामिल हो गए। मौजूदा दौर में कर्नाटक की जमीनी राजनीति के एक मजबूत नेता हैं एच.डी. कुमारस्वामी। एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे हैं। कुमारस्वामी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि दोनों बार गठबंधन के सहारे ही सत्ता तक पहुंचे। कुमारस्वामी के वोकलिगा समाज के नेता होने के पीछे बड़ी वजह देवेगौड़ा ही है। देवेगौड़ा के बेटे होने के नाते राजनीति और वोकलिगा समाज का समर्थन उन्हें विरासत में मिला है। अब समझते हैं वोकलिगा समाज को साधना क्यों जरूरी है। जैसे उत्तर कर्नाटक को लिंगायतों का गढ़ माना जाता है, वैसे दक्षिण कर्नाटक वोकलिगा समाज का गढ़ है। खास तौर पर ओल्ड मैसूर रीजन, दक्षिण कर्नाटक के जिले जैसे मंड्या, हसन, मैसूर, बेंगलोर, टुमकुर, चिकबल्लापुर, कोलार और चिकमंगलूर में वोकलिगा वोटर विधायक चुनने की क्षमता रखते हैं। सूबे में इनकी आबादी करीब 11% बताई जाती है और 48 सीटें ऐसी हैं जहां वोकलिगा
अहम भूमिका निभाते हैं। मौजूदा विधानसभा में 42 विधायक वोकलिगा समाज के हैं। जाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा वोकलिगा विधायक जेडीएस के थे। जेडीएस के 23 विधायक वोकलिगा समाज से आते हैं। कांग्रेस के 11 विधायक और बीजेपी के 8 विधायक वोकलिगा हैं। यही वजह है कि बीजेपी वोकलिगा समाज को अपनी तरफ खींचने की भरसक कोशिश कर रही है। कैंपेगौड़ा की मूर्ति लगाना हो या एसएन कृष्णा को चुनावी साल में पद्म विभूषण से सम्मानित करना, वोकलिगा वोट को लुभाने के लिए बीजेपी कोई प्रतीकात्मक कसर नहीं छोड़ना चाह रही। लेकिन बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि पार्टी के पास वोकलिगा समाज का कोई बड़ा नेता नहीं और 90 साल के उम्र के एसएन कृष्णा को बीजेपी ने ना तो उनको वोकलिगा नेता के तौर पर पेश कर पा रही है और ना ही वोटों के लिए अपील करवा पा रही है। ऐसे में पार्टी ने उन्हें सम्मानित करने के लिए पद्म विभूषण दे दिया। कांग्रेस भले ही वोकलिगा वोटों को जेडीएस की तरह अपने पाले में नहीं ला पा रही है, लेकिन पार्टी के पास डीके शिव कुमार के जैसा कद्दावर नेता तो है ही। डीके वोकलिगा समाज से आते हैं। मौजूदा समय में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और सरकार बनने पर मुख्यमंत्री की रेस में भी शामिल है। वोकलिगा के बाद बात कर्नाटक की अन्य जातियों की भी कर लेते हैं। सबसे पहले दलित। लिंगायत और वोकलिगा समाज की तरह दलितों की भी कर्नाटक की राजनीति में बड़ी अहमियत है। वजह है कर्नाटक की सबसे बड़ी आबादी। राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दलित समुदाय की है। हालांकि बावजूद इसके ज़्यादा रसूख लिंगायत और वोकलिगा समाज का है। राज्य में दलितों की आबादी करीब 19.5% बताई जाती है। कर्नाटक में अनुसूचित जाति के लिए 36 सीटें आरक्षित हैं। हालांकि दलित जातियों का प्रभाव इससे कहीं ज़्यादा सीटों पर है। कांग्रेस के पास मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा दलित नेता होने के बावजूद राज्य में बीजेपी दलितों के बीच ज़्यादा मजबूत रही है। पिछले चुनाव में 36 में से 17 आरक्षित सीटें बीजेपी के खाते में गईं, जबकि कांग्रेस के 12 विधायक आरक्षित सीट से चुनकर आए थे। दलित समाज में जेडीएस का कोई खास दबदबा नहीं दिखता। पिछले चुनाव में जेडीएस ने 6 आरक्षित सीटें जीती, जबकि बसपा के खाते में 1 सीट गई। मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। एक दलित नेता कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना है। इस बात को पार्टी कर्नाटक चुनाव में कितना भुना पाती है, ये देखने वाला होगा। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की। कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति के लिए 15 सीटें रिजर्व की गई हैं। इनकी आबादी करीब 7% है। ये मुख्यतः मध्य कर्नाटक और उत्तर कर्नाटक में बसे हुए हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 7-7 सीटें मिली थी और जेडीएस के हिस्से में 1 सीट आई थी। अब बात करते हैं मुस्लिमों की। राज्य के करीब 40 सीटों पर मुस्लिम समाज सीधा प्रभाव रखता है। गुलबर्गा, मंगलुरु, भटकल, उडुपी, मुर्देश्वर, बिदर, बीजापुर, रायचूर और धारवाड़ जैसे इलाकों में मुस्लिम चुनाव का रुख पलटने की हैसियत रखते हैं। दक्षिण कन्नड़, धारवाड़, गुलबर्गा में 20% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं। साथ ही गाँवों के मुकाबले मुस्लिमों की ज़्यादा आबादी शहरों में रहती है। आबादी और प्रभाव के मुकाबले मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कमी है। पिछले चुनाव में पूरे राज्य में सिर्फ 7 मुस्लिम विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे और 7 कांग्रेस के हैं। अब बात ब्राह्मणों की। राज्य में ब्राह्मण हैं तो सिर्फ 2%, लेकिन राजनीतिक रसूख अच्छा खासा है। राज्य में इनके प्रभाव को समझने के लिए पिछले चुनाव का नतीजा देखा जा सकता है। सिर्फ 2% आबादी होने के बाद भी 14 ब्राह्मण विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। परंपरागत तौर पर ये बीजेपी के वोटर हैं। 14 में 10 विधायक बीजेपी के थे, जबकि 4 कांग्रेस से चुनकर आए थे। अब बात ओबीसी की। कर्नाटक में ओबीसी 16% है और उनका प्रभाव 24 सीटों पर है। पिछली बार 22 विधायक ओबीसी कैटेगरी के चुने गए। इनमें 13 बीजेपी, 8 कांग्रेस और 1 विधायक जेडीएस से था। अब बात कुरुबा समाज की। कुरुबा समाज की आबादी 7% है, लेकिन इनका प्रभाव 20 से ज़्यादा सीटों पर माना जाता है। राजनीतिक रूप से इनका प्रभाव तब और ज़्यादा बढ़ा जब सिद्धारमैया सत्ता के केंद्र में आए। सिद्धा कोरबा समाज से आते हैं, उनकी वजह से फिलहाल कोरबा समाज कांग्रेस के पीछे लामबंद है। पिछले चुनाव में 12 विधायक कोरबा समाज से चुने गए। इनमें 9 कांग्रेस के थे, 2 जेडीएस और 1 विधायक बीजेपी से चुना गया। कुरबा के बारे में समझें तो ये शब्द आया कुरबा से। स्थानीय भाषा के मुताबिक इसका मतलब चरवाहों से होता है। ये समाज कर्नाटक के अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है, लेकिन दक्षिण कर्नाटक में इनकी आबादी खासा प्रभाव रखती है। यानी कर्नाटक की राजनीति में जातियों का जाल ही राजनीतिक दलों को सत्ता तक पहुंचाता आया है। जो इस जाल से बचकर निकल गया सत्ता उसकी, और जो फंस गया उसके हिस्से आता है 5 साल का इंतजार। ये लंबी चौड़ी जानकारी आपके लिए जुटाए थे हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी। बाकी इस बार क्या कुछ घटने वाला है कर्नाटक की सियासत में, सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।